शंकु एक त्रिआयामी त्रिविम संरचना है जो शीर्ष बिंदु और एक आधार आवश्यक न हो कि आधार वृत्तों को मिलाने वाली रेखाओं द्वारा निर्मित है। यदि किसी शंकु का आधार एक वृत्त हो तो एक लंबवृत्तीय शंकु कहलाता है। ज्यामिति के सामान्य प्रयोगों में शंकु को प्राय लंबवृत्तीय ही माना जाता है। जहाँ वृत्तीय अक्ष अर्थ है कि शंकु का आधार एक वृत्त है, लंब का अर्थ है यहाँ से शंकु की अक्ष आधार के केंद्र के साथ समकोण बनाती है। ऐसे शंकु जिसका आधार एक बहुभुज पिरामिड कहलाता है। एक समान घनत्व वाले ठोस शंकु में द्रव्यमान केंद्र आधार के केंद्र से शीर्ष को मिलाने वाली सीधी रेखा पर आधार के केंद्र से 1/4 दूरी पर होता है। लंबवृत्तीय शंकु का आधार एक वृत्त होता है जिसे शंकु का फलक भी कहा जाता है। शंकु के शीर्ष एक बिंदु होता है जिसकी न तो लंबाई होती न ही चौड़ाई और न ही ऊंचाई होती है। तिर्यक ऊंचाई जैसा कि चित्र में है था कि आधार वृत्त की त्रिज्या शंकु की लंबवत ऊंचाई व तिर्यक ऊंचाई मिलकर एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करती है। समकोण त्रिभुज में हम कर्ण को कहते हैं, ठीक उसे ही लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई कहा जाता है। त्रिभुज के आधार शंकु के आधार वृत्त की त्रिज्या व त्रिभुज की ऊंचाई शंकु की लंबवत ऊंचाई आधार के केंद्र से शीर्ष के बीच की लंबवत दूरी होती है। यहाँ से h शंकु की ऊंचाई, l तिर्यक ऊंचाई और r आधार वृत्त की त्रिज्या है। यहाँ से तो l स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से l की वैल्यू आ जाएगी। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक साफ बने हुए कागज के शंकु को उसी शीर्ष से जाने वाली किसी भुजा में के अनुसार यदि हम काटते हैं तो जिससे कोई अति व्यापकता न हो तो शंकु को चित्र सेकंड के अनुसार काट कर खोलते हैं। इसमें सेकंड में के वृत्त केक के हिसाब से दिखाई देते हैं। इसके अनुसार यहाँ से अगर हम कुछ इस तरीके से देखें तो इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा 1/πrl आएगा। πrl आएगा। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानते हैं। शंकु का आधार वृत्ताकार होता है, πr² बनेगा। यहाँ से r त्रिज्या है। यहाँ से यदि शंकु का आधार को बंद रखा जाए और ढकने के लिए πrl शंकु का यहाँ से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl प्लस r होगा। πrl प्लस r होगा। और शंकु का आयतन यहाँ से बनता है हमारे पास। शंकु का आयतन अगर देखें 1/3 πr² h बनेगा। 1/3 πr² h आएगा। साथ ही एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित त्रिविमीय बिंदुओं के परस्पर संयोग से एक गोले का निर्माण होता है। गोला एक गोल आकार त्रियामी आकृति जो घुमावदार सतहों से घिरा होता है। गोले के कोई किनारे व कोने नहीं होते हैं। इसे त्रिआयामी आकृति वृत्त के घूर्णन के द्वारा बनाया जा सकता है। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, गोले की सतह पर स्थित प्रत्येक बिंदु को गोले के केंद्र से समान दूरी होती है। जहाँ निश्चित बिंदु गोले के केंद्र व निश्चित दूरी गोले की त्रिज्या कहलाती है। आर्किमिडियन सिद्धांत कहता है यहाँ से यदि एक बेलन की त्रिज्या एक गोले की त्रिज्या के बराबर है तथा गोले की ऊंचाई बेलन की ऊंचाई के बराबर है तो इसका मतलब है कि गोला पूरी तरह बेलन में फिट हो गया है। इस तथ्य के लिए प्रसिद्ध महान गणितज्ञ आर्किमिडियन ने अपने अनुप्रयोगों के माध्यम से सिद्ध किया है कि यदि एक बेलन और गोले की त्रिज्या बराबर है तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होता है। गोले का आयतन बेलन के आयतन का 2/3 होता है। यहाँ से अगर बेलन के लिए गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr² और गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है। एक गोले को बाहरी घुमावदार सतह पर घिरा हुआ भाग गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। गोले का किनारा साइड्स या कोना वर्टेक्स नहीं होता है तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। यहाँ से अर्धवृत्त अर्धगोले के केस में अगर हम उसे बीच में से काट दें तो अर्धगोला बनेगा। अर्धगोले का जिसका मान πr²। यहाँ से वृत्त अगर देखें तो अर्धगोले में यहाँ से अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होता है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होता है और अर्धगोले का जो आयतन होता है वो आता है यहाँ से 2/3 πr³ आता है। प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं जो गणना में प्रयुक्त होती है प्राकृत संख्या कहलाती है। 1 से आरंभ होती है। 1 2 3 पूर्ण संख्याओं में 0 और काउंट हो जाता है। पूर्णांक यहाँ से ऐसी संख्याएं जिन धनात्मक ऋणात्मक चिन्ह पूर्णांक में हो इस तरीके से आएगा। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक 1, ऋणात्मक पूर्णांक -1 है। इसके नेक्स्ट अगर शांत दशमलव संख्या है वे दशमलव संख्या है जिसमें दशमलव के पश्चात निश्चित अंकों के बाद प्रसार शांत हो जाए अंत युक्त दशमलव संख्याएं होती है। अर्थात हर सदैव 2 की पावर m × 5 की पावर n टाइप का होगा। शांत दशमलव संख्याएं होंगी। यहाँ से अगर ऐसा नहीं है तो वह अशांत दशमलव संख्याएं होंगी। एक तो आवृत्ति अशांत दशमलव संख्या, एक अनावृत्ति अशांत दशमलव संख्या। आवृत्ति के बाद रिपीट होती रहती है वो आवृत्ति होती है। उसमें इन संख्याओं को लिखने का तरीका होगा जैसे अगर जो आवृत्ति शांत दशमलव संख्याएं होती है तो आवृत्ति मतलब बार बार उसी अंक की पुनरावृत्ति होगी तो उसके सर पे बार लिखा हुआ आएगा। तो अगर हम पहले तो पूरी संख्या लिख देंगे, पॉइंट हटा के जितनी भी संख्या होगी वो लिख देंगे, माइनस जिस संख्या पे बार है उस बिना
एक कुछ भाग पे बार होगा तो जिस पे बार नहीं है वो संख्या लिखेंगे। जैसे ये हम 4.107 पे बार है तो यह पहले तो पॉइंट हटा दिया, 4107 हो गया। 4107 में से 41 घटा देंगे बिना बार का, बट्टे यहाँ से पॉइंट के बाद जो संख्या है जितनी संख्याओं के बाद बार है, जितने अंकों पर बार है वो लिखी जाएगी फिर बिना बार वाली। तो 99 0 यानी 990 आएगा। उसको सॉल्व करेंगे, पहले तो पूरी संख्या माइनस बिना बार वाली संख्या, फिर जो बार वाली संख्या उतने 9 आएंगे और बिना बार पॉइंट के बाद वाली में 0 आएंगे। इस तरीके से अनाशांत दशमलव संख्या एक अंक या अंकों के समूह है कि बार बार आवृत्ति नहीं हो, अनावृत अशांत दशमलव संख्याएं होंगी। तो जैसे इसे, और ये हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, पाई, √2, √3, √5 इस तरीके से आएगा। जैसे 1/7 है तो ये अशांत दशमलव होगा क्योंकि इसका जो हर है 2 की पावर m और m 5 की पावर n टाइप का नहीं है, तो ये अशांत दशमलव होगी। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। परिमेय संख्याएं P/Q के रूप में लिखा जाए, Q ≠ 0। परिमेय संख्याएं होंगी, अपरिमेय संख्या वैसा नहीं होगी तो अपरिमेय संख्याएं होंगी। परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप वास्तविक संख्या कहलाती है। काल्पनिक संख्याएं जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। अभाज्य संख्याएं जिसमें स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या का पूरा भाग नहीं जाता। एक ना तो अभाज्य संख्या है न ही भाज्य संख्या है, जबकि 1 व 2 हमारे पास अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य है, 4 भाज्य है। इस तरीके से याद रख सकते हैं। जैसे 1 से लेकर 100 तक अगर हम देखें तो 1 से लेकर 3 अंकों की संख्या में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997। तो 1 से 25 में 9 संख्याएं आती है, 1 से 50 में 15 आ गई, 1 से 75 में 21 आ गई और 1 से 100 में 25 आ गई। 9 15 21 25, 9 15 21 25 इस तरीके से याद रख सकते हैं हम। 9 15 21 25 है। और यहाँ से नेक्स्ट है, यहाँ से अभाज्य युग्म, मतलब जो आपस में अभाज्य हो, जिनका GCD 1 आ जाए, अभाज्य युग्म आएगा। यहाँ से सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्या वह संख्या है जिनका HCF सह अभाज्य संख्याएं HCF 1 होता है, वह सह अभाज्य संख्याएं कि ये क्या कहा है, अभाज्य युग्म। अभाज्य संख्याओं का एक ऐसा युग्म जिनमें 2 का अंतर हो वो अभाज्य युग्म कहलाएगा। अभाज्य युग्म में आएगा जिनमें अंतर 2 का हो, जैसे 3 5 5 7 11 13 17 19, मतलब 1 से लेकर 100 तक ऐसे 8 युग्म है। 8 युग्म है यहाँ से अभाज्य संख्याओं के, 1 से 100 तक में अभाज्य युग्म आएगा यहाँ पर। ये भाज्य युग्म, भाज्य युक्त संख्याएं, भाज्य युग्म संख्याएं मतलब 2 या अधिक उनके गुणनखंड हो। इस तरीके से कैनोनिकल रूप भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं की गुणनखंड की घात के रूप में लिखना कैनोनिकल रूप कहलाता है। इसका लघु गुणनखंड करेंगे उससे हमें ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ से भाजकों की संख्या। भाजकों की संख्या यहाँ से आएगी जिसमें जितने भी अलग अलग इंटीजर्स आएंगे वो हमारे पास भाजकों की संख्या इस तरीके से लिख देंगे। संपूर्ण संख्या मतलब वह संख्या जिसके सर्वसंभव गुणनखंडों का जो योग आएगा वो उस गुणनखंडों का उस संख्या का दुगुना आ जाए तो संपूर्ण संख्या कहलाती है, परफेक्ट नंबर कहलाता है। परफेक्ट नंबर मतलब यहाँ से 6 है तो 6 के गुणनखंड 1 2 3 और 6 खुद आते हैं, तो इन सबको जोड़ने पर हमारे पास 12 आ जाता है। तो दुगुना है तो उस वजह से परफेक्ट नंबर आएगा। 1 से 100 तक की गिनती में 2 ही संख्याएं जो परफेक्ट नंबर में आती है, एक तो है 6 और दूसरा आता है 28। 28 का भी अगर हम फैक्टर करते हैं तो 1 आता है, एक तो 1 4 आएगा, 1 2 आएगा, 1 2 4 7। तो इन सबको अगर जोड़ते हैं तो हमारे पास, और यहाँ से अगर n भी संपूर्ण संख्या हम देखें तो n भी संपूर्ण संख्या आएगी 2 की पावर n-1 इंटू 2 की पावर n-1 आ जाएगी। यहाँ से पहला त्रिकोणीय संख्या यहाँ से 1 है, दूसरी त्रिकोणीय संख्या 3 है, फिर तीसरी यहाँ से 6 है, चौथी 10 है। यहाँ से तो n भी त्रिकोणीय संख्या n इंटू n+1/2 आएगा। शुद्ध मान, जातीय मान, फेस वैल्यू आएगी। किसी भी अंक का शुद्ध मान वह अंकीय मान होता है, वह अंक स्वयं ही होता है। जैसे 8 6 5 8 का शुद्ध अंकीय मान, जैसे 6 का शुद्ध मान, यहाँ से किसी अंक का शुद्ध मान वह अंक स्वयं ही होता है, वह अंकीय मान होता है। स्थानीय मान होगा यहाँ से, स्थानीय मान जैसे इसमें कौन से अंक पर आया है, जैसे 9 का स्थानीय मान 9000 आएगा। और किसी भी संख्या में इकाई की संख्या स्थित अंक स्थानीय मान व शुद्ध मान कहलाता है, इकाई मान। तो यहाँ से अगर इसमें देखें जैसे स्क्वायर रूट ऑफ इनमें मल्टीपल में है तो इसको k मान लेंगे तो यह है k उसके फॉर्म में आ जाएगा। इसको k² मान के अगर करते हैं, दोनों साइड होल स्क्वायर कर देंगे तो एक x आएगा, ये k में चला गया यहाँ से। तो उसको सॉल्व करेंगे तो k का मान x आ जाएगा। और अगर सेम वैल्यू प्लस में दी गई है तो प्लस में वैल्यू आएगी, या तो k का मान 0 या k का मान 1 आएगा। अब हमें यहाँ से अगर देखें श्रेणी प्लस में है तो चिन्ह होने पर बड़ी संख्या लेंगे, एक तो k, और k-1 में अगर देखें
संख्या तो बड़ी संख्या नहीं k आएगा, और माइनस में है तो वैल्यू ये हमारे पास k-1 लेंगे रेस्पेक्टिव। जैसे 12 है, यहाँ से 12 के केस में अगर हम इसका फैक्टर करें, 12 का फैक्टर 3 और 4 आएगा, बीच में प्लस है इसलिए बड़ी संख्या लेंगे, बड़ी संख्या होने के केस में 4 आ जाएगा, इसकी वैल्यू हम 4 लेंगे, और माइनस होने के केस में हम यहाँ पर 3 लेते रिस्पेक्टिवली। इसको x + 2√y के रूप में प्रश्नों को वर्गमूल ज्ञात करने के लिए x को ऐसे भाग में इसको सॉल्व करके लिखते हैं, जिससे इसमें अगर हम देखें हमारे पास ये है पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक यहाँ से या तो 0, 1, 4, 5, 6 अथवा 9 होता है। ऐसे जिस संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो तो पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अगर पूर्ण वर्ग संख्या में वर्गमूल n/2 अंक या n+1/2 अंक होते हैं, द्विघात समीकरण अगर ax² + bx + c = 0 है तो इसमें यहाँ से इसके मूल अगर अल्फा बीटा है तो मूलों का योग आएगा, यहाँ से -b/a, मूलों का गुणन आएगा c/a, मूलों का व्युत्क्रम आएगा, यहाँ से -b/c आ जाएगा, यहाँ से x² - a + b x + ab आएगा। मूलों की प्रकृति यहाँ से आएगी, अगर हम d निकालेंगे b² - 4ac से d = 0 तो समान व परिमेय संख्या आएगी, d > 0 तो पूर्ण संख्या आएगी, असमान और परिमेय संख्या आएगी, ग्रेटर देन 0 में पूर्ण वर्ग नहीं है, एक तो पूर्ण वर्ग हो सकता है और एक पूर्ण वर्ग नहीं है तो असमान है परिमेय संख्या आएगी, और लेस देन है तो काल्पनिक संख्या आएगी। अगर हमारे पास दो यहाँ से युग्म दिए गए, दो लाइन ऑफ इक्वेशन दी गई तो उसमें a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 आएगा, तो यहाँ से युग्म संगत है, यहाँ से साथ ही इसको अद्वितीय बिंदु हल प्रतिच्छेदन वाली अद्वितीय हल प्राप्त होगा। यहाँ से अगर c1/c2 भी दिया गया है रेस्पेक्टिवली तो उसमें भी अद्वितीय हल प्राप्त होगा। यहाँ से हमारे पास इन समीकरणों का कोई युग्म इसमें यहाँ से कोई हल, इसमें तो डज नॉट इक्वल, उसके केस में तो हमारे पास डज नॉट इक्वल में तो बिंदुओं का युग्म का हल प्रदान करता है, साथ ही अद्वितीय हल होता है। इसमें यहाँ आलेख समांतर रेखाओं का एक युग्म होता है और इसलिए इसमें कोई हल नहीं होगा। a1/a2 = b1/b2 था, प्लस c1/c2 के इक्वल नहीं आए तो इसके केस में असंगत हो गया और कोई हल नहीं आएगा। और अगर तीनों आपस में बराबर आ गए तो रेखीय समीकरण का युग्म आश्रित व संगत होगा, एक उसमें तो सिर्फ असंगत था, इनकंसिस्टेंट था, इसमें कंसिस्टेंट भी है और यहाँ से डिपेंडेंट भी है। साथ ही आलेख संपाती एक युग्म होगा और इन रेखाओं का एक हल होगा, प्रत्येक बिंदु इसका एक हल होगा, परिमित हल, अनंत हल होंगे। जैसे a1 इसमें तो अद्वितीय हल होंगे और प्रतिच्छेदी होगी, इसमें कोई हल नहीं होगा, समांतर होगी, इसमें अनंत हल होंगे और संपाती आएगी।